एक तरह की जिहाद, ये तो एक तरह की जिहाद हुई। दूसरा, जिस तरह से कश्मीर का अस्तित्व है आपके पश्चिमी वेस्ट को लेकर, उसी तरह से ईस्ट को लेकर वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल में आपने फिर एक ऐसी ही महिला को सत्ता में बिठा दिया है जिसको ये इन जिहादियों से बहुत प्रेम है। मैं बांग्लादेश कई बार गया हूं और बड़े उस कंट्री को मैं बड़े इंटीमेटली जानता हूं मैं उसको, और मैं आपको कह सकता हूं कि जब से वहां पे शेख हसीना का शासन आया और वहां पे वो क्रैकडाउन शुरू कर दी, तो जितने के वहां पे एक्सट्रीमिस्ट थे, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, जिहादी, उन सब पर जब गाज गिरी तो वो सारे के सारे उनको पनाह मिल गई। आपको हमारे वेस्ट बंगाल, और पनाह देने वाली कौन थी? तो आज की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम में जब उन्होंने, आपको याद होगा जब उस समय कम्युनिस्ट रूल था और ये नंदीग्राम में जो वायलेंस हुआ और जो इसके इनके तरफ से जो लोग हिंसा कर रहे थे, वो सब के सब छटे हुए बदमाश, बांग्लादेश से आए हुए छटे हुए बदमाश और उनके हिंदुस्तान में प्रॉक्सीज। तो देवी और सज्जनों, मैं इतना आपको कह सकता हूं कि जो 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, ममता बनर्जी ने उस बॉर्डर को नोशनल कर दिया है। कोई ऐसी दुनिया की जिहादी तंजीम नहीं है जो कि वहां सक्रिय नहीं है। खास करके जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसकी बिल्कुल अल कायदा से लिंक्स है, और आपको ताज्जुब होगी कि जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जब शेख हसीना का क्रैकडाउन हुआ तो अपने वो मेजर बेसेस उन्होंने वेस्ट बंगाल में बना लिए, और वहां से आज फैलते फैलते वो बैंगलोर तक पहुंच चुके हैं। इस चुनाव के समय में देखिए, मेरा कोई राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर आपको कह सकता हूं कि एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के होने के नाते मुझे इस बात का एहसास है कि इस चुनाव में मैंने कहा था कि अगर राष्ट्रवादी शक्तियां वहां पे सत्ता में नहीं आती हैं तो बांग्लादेश का जो हाल होगा वो कश्मीर से भी बुरा होगा, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। जितनी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो हमको बार बार हमसे गुहार लगा रही थी कि देखिए, अगर हम सत्ता में नहीं, अगर नहीं आई ये राष्ट्रवादी शक्तियां तो हमारा यहाँ रहना मुश्किल होगा, हमको बंगाल छोड़ के जाना पड़ेगा। आज स्थिति वो है कि लोग बंगाल तो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जिन लोगों जो बंगाल में रहने की जिन्होंने अभी भी हिम्मत बटोर रखी है, उनको अनेक यातनाओं का उनको सामना करना पड़ा। साहब, एक आपसे मैं एक विडंबना पूछता हूं। एक बड़ी अजीब सी बात है कि बांग्लादेश इसलिए बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश इसलिए बना कि एक मुख्य कारण था कि उन्होंने कहा कि हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, उर्दू हमारी संस्कृति में नहीं है, और उसके नाम पे बांग्लादेश बन गया। और आज ममता बनर्जी उर्दू पढ़ाने वालों को खास तनख्वाह और खास तरह की स्कॉलरशिप दे रही। आप वहां देखिए मदरसों का क्या हाल हो गया है वहां पे। नोशनली जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो 2 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है। तो ये इस्लामीकरण
तो अगर हमने नहीं रोके तो आपको मालूम है कि ये कश्मीर की तरह ही इसका हाल हो जाएगा। और अगर आप अल कायदा की जो ये इस्लामिक स्टेट की मैगजीन जो है वो दबिक, उसकी अगर आप लेख पढ़ें तो उसमें साफ लिखा ये है, उन्होंने अपने पूरे योजना को उन्होंने बताया है कि हम ईस्ट से बांग्लादेश को एज अ बेस हम इस्तेमाल करेंगे ईस्ट के तरफ से हम जिहाद को फैलाने का, और वही हो रहा है। तो मैं ये सब देखिए, ये तमाम ये डिस्कशन हो सकते हैं कि वहां एक प्रजातांत्रिक सरकार है, चुनाव हुए हैं, प्रजातांत्रिक सरकार आई है। देखिए साहब, वो सब कहने के लिए अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक सरकार इस देश से ऊपर नहीं है। जब ये राष्ट्र है तो राष्ट्र एक चुनावी एक राजनीतिक व्यवस्था चुनती है। अगर वो राजनीतिक व्यवस्था आपके अस्तित्व पर हमला करे तो फिर आपको उसके दूसरे विकल्प ढूंढने होंगे। मैं यहीं पर अपनी बात मैं कहूंगा, ये करूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। अगर फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं कि अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था देश की एकता और अखंडता पे प्रहार करे तो वो राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती। और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े और जो भी बदनामी हम जो भी नहीं दिख रहे हैं। बदनामी सहनी पड़े वो सही। हाँ जी हेलो। हाँ जी, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? हेलो हेलो। बख्शी साहब आए हैं, उन्होंने अपने आने के बारे में बताया है, आप कंटिन्यू रखें सिंह साहब। नहीं, मैं मुझे 5 मिनट का समय दिया गया था तो मैंने इसीलिए जी, कहा कि ओके, देखिए अभी डन। मैंने कहा कि किस तरह से जिहादीकरण हो रहा है, किस तरह से ये ममता बनर्जी के नाकों के नीचे हो रहा है, किस तरह से जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश को वहां बेसेस मिले हैं। शेख हसीना ने तो जमायती इस्लामी लोगों को लटका दिया फांसी पे। वो मुल्ला जो था उनका एक बहुत बड़ा मंत्री था, उसको भी लटका दिया फॉर वॉर क्राइम्स इन 1971। और उन्हीं तत्वों के लिए इन्होंने दरवाजे खोल दिए। और अभी जो हालात हैं आप देख रहे हैं किस तरह से दिन दहाड़े रेप, बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ लोग, पुष्पेंद्र जी, आपको बिल्कुल आप बताते हैं कि आपको दिन रात आपको फोन आते रहते हैं बंगाल से, और ऐसे हम असहाय हम कैसे बैठ सकते हैं? तो हम अगर हवाला देते हैं, मैं आखिरी में यही बात पहले भी कहा कि अगर हम हवाला देते हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के कारण क्योंकि वहां चुनाव हुआ है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो मैं फिर से ये दोहराता हूं कि अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था अगर देश के लिए हानिकारक हो जाती है और देश के ही अखंडता पर प्रहार करती है तो राष्ट्र सर्वोपरि है। चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी हो या कोई भी बदनामी हो, ये बदनामी वगैरह टेम्पररी होता है साहब। इतिहास आपसे पूछेगा कि आपने देश के लिए क्या किया, अखंडता के लिए। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कितने बड़े प्रजातांत्रिक आदमी थे। आपसे वो सर्टिफिकेट कभी इतिहास नहीं मानेगा। सरदार पटेल भी बहुत प्रजातांत्रिक आदमी था, लेकिन जब शक्ति प्रयोग का उनको जब भी जरूरत पड़ा, उन्होंने कभी उससे विचलित नहीं, उन्होंने इस्तेमाल किया। मुझे याद है इसी संदर्भ में मानिक शॉ की एक ये है, आप सबको मैं सर्कुलेट कर दूंगा, एक अंग्रेजी में उन्होंने इंटरव्यू दी है और उन्होंने कहा कि मुझे सरदार ने बुलाया, मैं अक्सर सुबह चले जाया, जब बड़ी उन्होंने कही, तो एक दिन मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं चाय पी रहा था सुबह सुबह उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि सुनो, मुझे जो ब्रिटिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने कहा कि hey, the सरदार wants you, he wants you to go to Calcutta। तो मैं कहा कि मैं क्या करूंगा कलकत्ता जाके।
तो सरदार पटेल ने उनको बुलाया और कहा कि चाय के ऊपर में कि सुनो, ये जो जिन्ना ने जो ये डायरेक्ट एक्शन से जो स्थिति पैदा की है, इसको संभालने के लिए तुमको कितने आदमी मारने पड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं करीब 100 आदमी मारूंगा, सारा स्थिति काबू में हो जाएगा। तो सरदार पटेल ने कहा कि तुम्हारे लिए जहाज वेट करा, जहाज पकड़ो, जाओ। 100 कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं होते जब देश की अखंडता की बात होती है। बेटा एसी ऑन कर दे। तो उन्होंने कहा कि 100 कोई ज्यादा नंबर नहीं होते। तो वो गए वहां पर, उन्होंने आर्मी को जो भी करना था की। तो बाद में वो आए और मानेकशॉ से पूछा कि कितने लोग मारे तुमने? तो गुजराती में मानेकशॉ ने कहा कि एक भी नहीं मारा। तो उन्होंने कहा गुड, वेल डन। तो ऐसे भी कदम उठाने पड़ते हैं जब देश की अखंडता का सवाल हो। सर, मैं अपनी बात यही कह के यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि और भी लोग हैं, और भी लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज तो आ रही है। त्यागी साहब को शायद मॉडरेट करना है ना? करो, करके बता दो। त्यागी साहब को करना है। त्यागी साहब कहाँ हैं? कर्नल त्यागी साहब, आगे बताइए क्या होना है नेक्स्ट। हेलो कर्नल त्यागी साहब, कहां पर हैं आप? RSN सिंह साहब बोल चुके हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? हेलो, उनका माइक ऑफ है। भाई मॉडरेटर हैं, उनको तो माइक ऑन का संपर्क हो गया है। ये तो वही मॉडरेट कर रहे हैं ना मेरे भाई। कर्नल त्यागी, आपका माइक म्यूट है। पुष्पेंद्र जी, आप कमांड संभाल लीजिए। नहीं, माइक ऑफ है। he is representing a huge big organization. How can I do that, sir? नहीं सर, मैं माफी चाहता हूं, मैंने अपने आप को अनम्यूट कर रखा था, मैं कर्नल RSN सिंह साहब, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। यू हैव ब्रॉट आउट वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड पॉइंट्स। इन द मीन टाइम, मेजर जनरल GD Bakshi, the former GOC of the Romeo Force in J&K, he has also joined us, a very popular face on the Indian national television channel every day and every time. Sir, we welcome you. और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने इस बात को, जो अभी कर्नल RSN साहब ने कही, इन बातों को, और बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खत्म हो चुकी है, फेल हो चुकी है, उसको करते हुए हमने जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको एक 7 पेज का रिप्रेजेंटेशन भेज दिया है। एंड दिस हैज बीन साइंड बाय लेफ्टिनेंट जनरल Gurmeet Singh, the former Deputy Chief of the Indian Army and also the National Executive Patron-in-Chief of Rashtriya Sainik Sangha and myself. And now we request Shri Pushpender Kulshrestha ji. Shri Pushpender Kulshrestha, all of you know more than me. He is a person who is on social media every day, every time, and with new things on YouTube channel. Everywhere you will see him, and he is bringing out new things, and he is making all of us aware of what is the situation in the future. We request you to say a few words, sir. And thereafter, we will also request you to answer the questions
raised by the media. Number of people have joined you, sir, and they are joining continuously. थैंक यू कर्नल तजेंद्र पाल सिंह साहब, राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी अनम्यूट कर लें साहब, ये सब लोग बोलेंगे तो आवाज ही नहीं आएगी। हाँ तो कर्नल हाँ त्रिपाठी T48 जी बोलिए भाई बोला त्यागी जी, जनाब कर्नल आर सिंह साहब, मेजर जनरल GD बख्शी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, ये देश के जाने माने चेहरे हैं। सबसे पहले तो मैं जनाब कर्नल तजेंद्र पाल सिंह साहब को मुबारकबाद देता हूं, इसलिए कि ऐसे वक्त में जब एक पूरा स्टेट जो कि किसी एक हॉस्टाइल कंट्री के साथ आपका लगा हुआ है, वहां जो सिचुएशन है, वहां जो हालात हैं, वहां जो वायलेंस है, उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना। तजेंद्र पाल सिंह साहब न किसी पार्टी के नेता हैं, न किसी पार्टी से उनका कोई संबंध है, लेकिन जब ऐसा समय हो जाए कि फौजियों की कोई संस्था भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां के हालात बताए, तो इससे लगता है कि हालात कितने खराब होंगे। तो मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था को मुबारकबाद देता हूं कि इस इशू पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको वर्चुअल तरीके से करने की कोशिश की, और तमाम देश के जाने माने चेहरे आपने इसमें बुलाए हैं। मैं उन सब में छोटा हूं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एक सब समाज में, एक सब प्रदेश में, सब राज्य के अंदर कभी छोटी मोटी घटना के लिए लॉ एंड ऑर्डर शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस राज्य में बाकी लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओनली द पैनलिस्ट हु इज स्पीकिंग, लेट हिम म्यूट हिमसेल्फ, अदर्स शुड म्यूट देमसेल्फ। यस सर, कुछ सर। मैं मूट पॉइंट पे आ रहा हूं, क्योंकि आज के दौर में त्यागी साहब शब्दों का और नरेटिव्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए जब हम इसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो देश के हर सूबे में होगी, हर जगह कुछ ना कुछ क्राइम हो रहा होगा, और वो क्राइम चोरी हो चाहे लूटने की बात हो, तो लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मानता हूं। लेकिन बंगाल में एक सरकार की व्यवस्था, वहां की पुलिस की देखरेख में, वहां के नेताओं की देखरेख में, वहां के लोकल MLA की देखरेख में, और सरकारों के जानते हुए कि ये हो रहा है, वो खामोशी इख्तियार करना, मैं मानता हूं ये जेनोसाइड है और ये रिलीजियस किलिंग है। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वहां कोई किसी की पॉकेट मार के नहीं भागा है, वहां कोई थेफ्ट नहीं हो रही है, वहां कोई मोटरसाइकिल नहीं उठा रहा है, वहां टारगेटिंग रिलीजियस हिंदू किलिंग हो रही है, और उस किलिंग के अंदर व्यवस्था भी शामिल है, सत्ता भी शामिल है, और सारे ऑपरेटर्स शामिल हैं। लिहाजा वहां ये कहना कि कोई लॉ एंड ऑर्डर कलेप्स नहीं कर गया है, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल वैसे ही कलेप्स किया गया है जैसे 14 अगस्त 1946 को शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने किया था डायरेक्ट एक्शन के दरमियान। बिल्कुल वही किलिंग हो रही है, उसी अंदाजों में हो रही है। लोग 1-1 हजार अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं। आज जितने भी ईमेल मुझे आते हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो 3-3 दिन से, 4-4 दिन से किसी पेड़ पे बैठे हुए हैं और चुप बैठे हुए हैं। कहीं किसी की बेटी गायब है, कहीं किसी को यह कहा जा रहा है कि तुम्हें आने की इजाजत होगी, लेकिन अपनी बीवी को पहले हमारे पास भेजो। ये ओपन है, लोग रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि जब बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई प्रजातंत्र नहीं है। गवर्नर के सामने लोग रो रहे हैं, उनके पैर पकड़ रहे हैं, और गवर्नर भारत के देश के राष्ट्रपति का नुमाइंदा एक लाचार दीनहीन की तरह खड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वैसे हमने देखा है छोटी छोटी बात पे गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं और धारा 356 के इस्तेमाल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। हम रोज गवर्नर को देखते हैं कि उसको वहां की सरकार जलील करती है। अभी कल परसों सेशन में गवर्नर साहब ने जब कुछ कहा तो वहां हंगामा हो गया। तो वहां आप ये कहिए कि जब मुख्यमंत्री सीबीआई के ऑफिस में घुस करके गुंडों से सीबीआई ऑफिस को घेर ले, तो आप इसको लॉ एंड ऑर्डर नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि आधुनिक भारत की ममता शहीद हुसैन सोहरावर्दी के रोल में खड़ी हो गई है। और आज जब हम पाकिस्तान की बात, जिसका जिक्र
कर्नल आर एस सिंह साहब ने किया, बांग्लादेश का जिक्र किया। क्या ट्रेजेडी है, क्या त्रासदी है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर वहां की सरकार, वहां की व्यवस्था, वहां के गुंडे, वहां के बदमाश, वहां के रिलीजियस लीडर मिलकर के हिंदू का कत्लेआम कर रहे हैं, जो 27% से 1.5% रह गया। बांग्लादेश के अंदर 29 से 7% रह गया। वहां की सरकार की देखरेख में, वहां के मुल्लाओं की देखरेख में, हाफिज और मुफ्ती की देखरेख में, वहां जिहादियों की देखरेख में हिंदू मारा जा रहा है। लेकिन भारत बहुसंख्यक हिंदू हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमानों के हाथों मारा जा रहा है। तीनों जगह मरने वाला हिंदू ही है, लेकिन तीनों जगह एक ही एजेंडा है। वो वहां इस्लामिक राज को मजबूत करना चाहते हैं, वो बांग्लादेश को मजबूत करना चाहते हैं, और भारत में जो जिहादी ताकतें दंगा और कत्लेआम कर रही हैं, वो भारत को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो सवाल अपने आप में एक अजीबोगरीब है। ऐसे में जो मीडिया की रिपोर्ट है वो बहुत कम है, और क्योंकि सोशल मीडिया के दरमियान हजारों लोग वहां गए हैं। अभी एक डेलीगेशन इंटेलेक्चुअल्स का वहां होके आया है, उसमें तमाम बड़े बड़े लोग हैं, उसमें झारखंड की डीजीपी वगैरह थे। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसको देखें, जो आपके ह्यूमन राइट कमीशन की है वो रिपोर्ट देखें, और वो तमाम सारे गैंग के ऊपर सवाल मेरे मीडिया के दोस्तों को उठाना चाहिए था कि जो गाजियाबाद में किसी भीड़ ने जाने अनजाने में या जानबूझकर किसी एक आदमी की हत्या कर दी थी अखलाक की, पूरा देश के अंदर लिंचिस्तान की बातें होने लगी थी, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेने लगी थी, यूएनओ के अंदर, जनेवा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर आवाजें उठने लगी थी कि भारत में लिंचिस्तान हो गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी डू नॉट एक्सेप्ट लिंचिस्तान इन इंडिया। लेकिन भारत के अंदर लगातार लिंचिंग हो रही है, मजहबी लिंचिंग हो रही है, मारने वाले सड़कों पे नंगे घूम रहे हैं। वो आपके आस्था के केंद्र, वो आपके फेथ के केंद्र, आपकी मान्यताओं और परंपराओं के केंद्र को तोड़ रहे हैं। लेकिन सारा का सारा सिस्टम चुप बैठा है। क्यों? कि कुछ लोगों का वोट चाहिए, इसलिए लोग विरोध नहीं कर रहे। जिनको विरोध करना चाहिए, जिनको एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन नहीं ले रहे। हम आम लोग, तमाम सारे लोग, पत्रकार और सारे लोग इन सब बातों को कह रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि त्यागी जी, हम तो करेंगे जो कर रहे हैं। आपने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी भेजी है, आपने चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी भेजी है। ये चिट्ठी भेजने के दौर से आगे की बात है। ये भारत के बहुसंख्यक समाज को उठ के खड़ा होना पड़ेगा। ये धरने प्रदर्शन से रुकने वाला नहीं है। अगर धरना प्रदर्शन होता तो दिल्ली में 90 दिन तक शाहीन बाग नहीं बनता, दिल्ली में दंगा नहीं होता, बंगलौर में दंगा नहीं होता, महाराष्ट्र में दंगा नहीं होता। आज सत्ताएं अपने स्वार्थ के लिए इस देश के जिहादी, एंटी हिंदू मुसलमान को लगातार प्रेरणा दे रही हैं, ताकत दे रही हैं, स्कीम दे रही हैं, पैसा दे रही हैं, स्कॉलरशिप दे रही हैं, और वो हत्याएं करते हैं तो उनके लिए ह्यूमन राइट के भी लोग आ जाते हैं, और टेलीविजन पे कुछ इंटेलेक्चुअल जिहादी भी उनका प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि मैं फिर अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहूंगा कि देश कोई बंगाल खतरे में नहीं है। बंगाल एक बॉर्डर का इलाका है, इसलिए वहां भी वही मोडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है जो जम्मू कश्मीर में अपनाई जा रही है, जो पंजाब में अपनाई जा रही है। उसमें तीनों जो बॉर्डर लगे हुए देश हैं उनका सीधा रोल है। लेकिन सवाल यह है कि भारत राष्ट्र की चुनी हुई सरकारें अपने पड़ोसी देश जो भारत के खिलाफ हैं उनकी बिल्कुल भाषा ही नहीं बोल रहे, उन्हीं की तरह एक्शन कर रहे हैं। इसलिए भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज अगर वो भारत की सत्ता व्यवस्था, संविधान, कानून पे यकीन रखता है और अपने आप को सत्ता के हवाले सौंपता है कि तुमने जो कानून बनाया है, जो संविधान बनाया है, ये पुलिस बनाई है, हम एक आदर्श नागरिक की तरह रहते हैं, टैक्स भरते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी सुरक्षा करें। वो हथियारों पे, सड़कों पे तलवार लेके नहीं निकल सकता, क्योंकि उसने अपने आप को भारत स्टेट के सामने सुपुर्द किया है कि हम हर कानून का पालन करेंगे, आप हमारी जान बचाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब सरकार खुदाई छोड़ दे और कहे नहीं मारो, और फिर कहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करने से नहीं, यहां भी डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए दिल्ली का। नहीं, ये कत्लेआम रुकने वाला नहीं है। और इसके पीछे के जो इंटरनेशनल डायमेंशन है उसके बारे में कर्नल आर एस सिंह बता चुके हैं कि किस तरीके से एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात लगातार चल रही है। कैसे एक जेएनयू का लड़का दिल्ली में आके कहता है, शर्जील इमाम, कि हम उस चिकन नेक को काट देंगे। ये ऐसे ही नहीं है कि किसी ने दिल्ली में कुछ कहा और वहां कुछ हो रहा है। ये सब सिंक्रोनाइज्ड खेल चल रहा है। हम समझना नहीं चाहते या हम समझ के भी बेगाना रहना चाहते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। कर्नल तजेंद्र पाल सिंह साहब, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, एक्सीलेंट। जब भी देश में कोई आपदा आती है फौज को बुला लेते हैं, आपदा नियंत्रण में आ जाती है,
आज वेस्ट बंगाल की सिचुएशन भी आपदा बन चुकी है, खूब सैनिक तैयार है, बस इंतजार है, बहुत जल्दी कुछ आप देखेंगे। आपने बहुत बढ़िया झंझोड़ा अच्छे से बताया। हमारे इस दौरान हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी महाराज, नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज और पीठाधीश्वर सुमेरु काशी पीठ भी जुड़ चुके हैं। आपका चरण वंदना करते हुए अभिनंदन है। और मैं आप ही से अनुरोध करता हूं कि एक दफा ये जो देश के कर्णधार आपके सामने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मेजर जनरल जीडी बख्शी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कर्नल RSN सिंह, इनको आशीर्वाद दीजिए। और जितने पत्रकार इस समय सुन रहे हैं उनको भी ये बताइए कि आज की ये आवाज ईमानदारी से छापी जाए ताकि पूरी देश के अंदर एक वाइब्रेशन फैले। शंकराचार्य जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मध्येषु तद्धिमणिमण्डप रत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेत वस्त्रां पीतां भरणमाल्य विभूषितांगीं देवीं नमामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम्। उपस्थित संचालन में तत्पर कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी एवं विभिन्न सेना के पदाधिकारी वृंद, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एवं समस्त पत्रकार और इस जुड़े हुए समस्त महानुभाव वृंद, बंगाल की स्थिति एक सुयोजित षड्यंत्र के तहत और बंगाल ही नहीं, केरल या कश्मीर और विभिन्न प्रदेशों में जहां जहां प्रायः वामपंथ या सेकुलरिज्म का राग अलापने वाले लोग एक तरह से संविधान कानून को हाथ में लेकर, जैसे कश्मीर में 370 लगाने के बाद, हटाने के बाद, लेकिन सरकार की कौन सी मजबूरी थी कि वहां अलगाववादी 14 तत्वों को बुलाकर बात करना। वैसे जो बंगाल की स्थिति है, केंद्र सरकार को मौन नहीं रहना चाहिए। वहां तत्काल अविलंब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और सेना के हवाले वहां कर देना चाहिए। किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में अगर बहुसंख्यक समाज पर एक तरह से अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, खुलेआम उनका गला काटा जा रहा है और मीडिया कहीं ना कहीं, मीडिया की जो भूमिका है 1-2% तो उसको सच्चाई दिखाना चाहता है, लेकिन 80% जहां भी हिंदू प्रताड़ित होता है, बहन बेटियों के साथ उनकी इज्जत, मकानों से खिलवाड़ होता है, तो वही मीडिया मौन हो जाता है, गुंगा बहरा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मीडिया को खुलकर, लेकिन पता नहीं तुष्टीकरण की नीति, जहां जहां प्रायः हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, उनकी संख्याएं कम हुई, वहीं अलगाववाद की नीति, अलगाववाद का आधार उन्मत्त होने लगता है। ऐसी विषम परिस्थिति में हिंदू समाज को प्रतिरोधात्मक शक्ति खड़ा करना पड़ेगा। हम सरकार के भरोसे बैठे रहें ये भी जरूरी नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से कहा गया, तो इन कटारों का इनका जवाब देने की आवश्यकता है। हिंदू जो नपुंसकपना का छोड़कर संगठित होकर, एकबद्ध होकर, और जब तक इनका जवाब नहीं दिया जाएगा, मरना तो निश्चित है, लेकिन घुट घुट सड़ सड़ के मरने की अपेक्षा एक बार मरना चाहिए, आर पार होना चाहिए। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए भारत को वैदिक हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और इन मुसलमानों का मताधिकार से वंचित किया जाना चाहिए, नौकरियों से इनको वंचित किया जाना चाहिए। कुरान और हदीस का पठन पाठन अगर इस देश में प्रतिबंधित कर दिया जाए, समान शिक्षा नीति और समान नागरिक संहिता कानून इस देश में लागू हो जाए, तो निश्चित है तभी ये मुसलमान मानने वाले हैं। अन्यथा इनका जो शुक्रवार की नमाज, मदरसों का इनकी शिक्षा, एक तरह से हिंदुओं को काफिर, इनका कत्लेआम करना, इनकी बहन बेटियों का रेट निश्चित करना जाति के आधार पर, ये सब मौलाना
और मदरसों की शिक्षा से हो रहा है। इसलिए शिक्षा कुरान और हदीस की प्रतिबंधित करना चाहिए। जब तक ये प्रतिबंधित नहीं होगा, इनका एक ही सपना है कि भारत को इस्लामिक राज्य में परिवर्तित करना। और ज्यादातर इस्लाम के नुमाइंदे, अगर भारत की 3 लाख मस्जिदों की तलाशी ले लिया जाए तो 1 लाख AK-47 असलहे इनमें मिल जाएंगे। लेकिन किसी सरकारों में हिम्मत नहीं, और आए दिन इनको सुविधाएं। अभी मोदी जी ने 5 मुस्लिम यूनिवर्सिटी IASओं के लिए विशेष ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली में, पालमपुर में कई मकानों को खाली कराया जा रहा है कि हम मुसलमान लड़के रहें, IAS IPS इनको बनाया जाए, उर्दू में पेपर आदि छापने का। तो कहीं ना कहीं जगह जगह उनके क्षेत्रों में बैंक खोलने का, मस्जिदों के लिए 5 लाख रुपया देने का जो केंद्र सरकार की, और 2 लाख हजार करोड़ रुपया कश्मीर के जो बजट दिया जा रहा है वो अलगाववादी, इन नक्सली आतंकवादियों के हाथ में जा रहा है। इसलिए जितनी सुविधाएं इनको प्रतिबंधित किया जाए, और ये तभी हो सकता है कि हम एक कानून इस देश में लागू करें, मताधिकार से वंचित करें। जो आपने आयोजन किया, भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव, कर्नल साहब आपको शक्ति दें, टीम के संपूर्ण सदस्यों को शक्ति दें, और हिंदू समाज गुरु गोविंद सिंह की स्थिति में, समर्थ गुरु रामदास, सुभाष चंद्र की स्थिति में बंगाल पर हिंदू को आना होगा तो निश्चित हिंदू अपनी आत्मरक्षा कर सकता है, और हथियार उठाना होगा। छठे साठ्यम समाचरेत विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। भगवान राम से भी समुद्र से प्रार्थना किया था, तो बंगाल की अंधी बहरी सरकार से प्रार्थना करने से ये सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए हथियार उठाना होगा, दुष्टों को जवाब देना होगा, तभी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। जय हिंद। चरण वंदना स्वीकार करें। शंकराचार्य जी हमारी चरण वंदना स्वीकार करें। जनरल GD बख्शी को बुलाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और जितना अच्छी तरकीब से कर्नल आरएसएन सिंह और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने बताया कि वहां की क्या सिचुएशन है, एक पॉइंट और है इसमें, क्या वहां फेडरल स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया गया? क्या वहां पे CBI टीम के ऊपर हमला नहीं किया गया? क्या वहां पे NHRC की टीम पे हमला नहीं किया गया? क्या वहां पे जब प्राइम मिनिस्टर गए तो उनको वेट करने के लिए करवा दिया गया आधा घंटे के लिए? और तो और वहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खुलेआम ये वक्तव्य दिया कि जो वहां के गवर्नर हैं सब लोग उनके खिलाफ सब थानों में FIR कराओ, ताकि जब इनका टर्म पूरा हो जाए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और एक बात, जैसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट पूरे हिंदुस्तान में बना रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए, वहां पे एक अलग एक्ट बना दिया गया रेरा के अगेंस्ट में, हीरा। और ये क्या सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का की पॉलिसीज का उल्लंघन नहीं है? आयुष्मान भारत हो या प्राइम मिनिस्टर किसान योजना हो, कोई केंद्र की नीति का ना मानना ये इस बात का सबूत है कि ना केवल वहां की दुर्दशा है जनता की, बल्कि फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान का है और जिसकी रक्षा के लिए हम सब ने शपथ लिए, उस का भी वहां पे उल्लंघन है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा मेजर जनरल GD बख्शी, ए वेरी पॉपुलर फेस not only of the Indian national television channel but also of the entire defense services of India. He is far above than his rank. तो अभी मेजर जनरल वगैरह कहना नहीं, GD बख्शी सर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार त्यागी जी। जो कुछ हाल में हमारे देश में हो रहा है, हम जो भूतपूर्व सैनिक हैं, हमको वो काफी चिंता में डालता है। हम एक नई टेंडेंसी देख रहे हैं, प्रोविंशियलिज्म की, जो हमारे स्टेट यूनिट हैं, खासकर वो स्टेट यूनिट जहां पे विपक्षी दलों की सरकारें आ रही हैं, वहां पे एक नया माहौल हम देख रहे हैं, डिफाइड ऑफ द सेंटर,
सरकार के प्रति तिरस्कार की भावना, और सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि वहां पे जो ऑल इंडिया सर्विसेज, एक स्टील फ्रेम जब आजाद भारत का बनाया गया तो उसमें कहा गया कि एक ब्यूरोक्रेटिक स्टील फ्रेम होगा, ऑल इंडिया का स्टील फ्रेम होगा, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एलाइड सर्विसेज, पुलिस, पैरामिलिट्री, ये जो हैं बिल्कुल निष्पक्ष होंगे और ये हमारे संविधान को अपहोल्ड करें। अब हम जानते हैं कि डेमोक्रेसीज में बड़ी शार्प पोलराइजेशन हो रही है आज के दिन। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में हमने इसी प्रकार की पोलराइजेशन देखी, जो कि शायद वहां पे सिविल वॉर के पहले हुई होगी, उसके पहले ये देखी नहीं गई, इतनी जबरदस्त पोलराइजेशन। वही पोलराइजेशन हम भारतवर्ष में देख रहे हैं, और उससे जो हमारे कानून की जो स्थिति है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति, वो अब चिंताग्रस्त हुई जा रही। ये बॉर्डर के जो प्रांत हैं, इनमें जो कुछ होता है उसे लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बॉर्डर्स के जरिए हमें बाहर का जहर फैलाया जा सकता है। बॉर्डर्स अगर पोरस हो तो इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, और अगर खुदा ना खास्ता हमारी खुद की जो रक्षा प्रणाली है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली है, जो कि खेत है, वही अगर आपकी बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो साहब फिर चिंता का विषय बन जाता है। अब हम देख रहे हैं कि जहां जहां ऑपोजिशन की सरकारें आई हैं, वहां तो मतलब माहौल ये बन रहा है कि ये अब भारत का हिस्सा नहीं रहा, ये भारत संयुक्त राष्ट्र भारत का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ की सरकार अलग है, और शायद पासपोर्ट देते भी थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगे। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ रूल सेट हैं, कुछ लिमिट सेट हैं, और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया बहुत हमारी दुनिया में, हम उसके लिए मशहूर हैं, सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, लोगों के मतों की हम इज्जत करते हैं। लेकिन अगर जनादेश का ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आप उनकी मारकाट शुरू कर, और वो भी एक धर्म विशेष की आप मारकाट शुरू कर दें, लोगों के सर कलम शुरू कर दें, घर जलाने शुरू कर दें, लोगों को अपने घरों से खदेड़ना शुरू कर दें, तो फिर ये जैसे मेरे सहयोगियों ने कहा, ये लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ के एक और डायमेंशन में जा रहा है। और इस प्रकार की अराजकता जो कि हमारे केंद्रीय ढांचे को कमजोर करती है, वो बहुत भारी चिंता का विषय बन जाता है। आपके जो अगर स्टेट की सेंट्रल एजेंसीज की रिट वहां चलनी बंद करा दी जाए, वहां पे जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं, आप उनके साथ मारकाट शुरू कर दें, तो आप शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट चाइना भारतवर्ष के अंदर नहीं बना सकते। आप प्रेसिडेंट फॉर लाइफ नहीं बन सकते। ठीक है साहब, आपको भी अपने विपक्ष को टॉलरेट करना होगा, क्योंकि यही संविधान कहता है, यू कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये तो रहा जो पॉलिटिकल अराजकता के साथ, जो पॉलिटिकल प्रोत्साहन से अराजकता फैलाई जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है, एक धर्म विशेष के लोगों को घरों से खदेड़ा जा रहा है, ये सब अनएक्सेप्टेबल है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। ये शी जिनपिंग का चीन नहीं है साहब, जहां एक यहाँ दूसरी विकल्प की
जो कि दिल्ली में विकल्प नहीं है, उससे हट के विकल्प की कोई पार्टी आएगी, वो अलग अलग देश बना ले, अलग देश बना लेगी। जो सेंट्रल एजेंसी जिनका काम है प्रोविंशियलिज्म इस टाइप की को रोकना, वो भी बह जाएंगी साथ में। कोई रोक टोक नहीं रहेगी, कोई कानून की अदालतों का, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई वहां पे अस्तित्व नहीं रहेगा। IAS IPS जो वहां जो लोकल है वो वहीं के हो जाएंगे, एक अलग देश बन जाएगा। तो साहब ये तो खुली आंखों के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये प्रजातंत्र नहीं, ये कोई और तंत्र। दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एज एनविजन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हमारे बॉर्डर के प्रांतों में शरेआम डेमोग्राफिक चेंज को एनकरेज किया जाए, दूसरे देश से खास जो संप्रदाय के लोगों को लाकर बसाया जाए, जिहादी तंजीमों को स्थान दिया जाए, तो मैं सोचता हूं कि अगर कोई संकोच है हमारी सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने में, तो उनके पास पक्का एक प्रोविजन है, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट। ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट जहां पे अराजकता हद से ज्यादा बढ़ रही है, जहां पे कानून की व्यवस्था पूर्ण रूप से टूट चुकी है, जहां जेनोसाइड किया जा रहा है, जैसे एक समय कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया गया था जम्मू कश्मीर से, जो आज तक विस्थापित है, जो आज तक वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई किसी भी सरकार को कि उन्हें वापस घर भेज पाए। अब तो बातचीत भी बंद कर दी है, जिन्होंने उनको खदेड़ा था उनसे अब हम बातचीत कर रहे हैं। तो साहब अब हमको जो है थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे संविधान को खोखला कर दिया जाएगा। धीरे धीरे प्रोविंशियलिज्म के ये जो नया जहर फैल रहा है, ये हमारे देश को फ्रैक्चर कर सकता है, हमारी पॉलिटी को फ्रैक्चर कर सकता है। और मेरी तो सरकार से ये निवेदन होगा कि अगर आप पूर्ण रूप से राष्ट्रपति शासन जिन्हीं राजनीतिक प्रजातांत्रिक प्रथाओं के चलते उनका मान करते हुए आप हिचक रहे हैं, आप हिचकिचा रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी प्रोविजन है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, वहां लाएं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में लगाया था, नॉर्थ ईस्ट में लगाया था, जहां पे कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका था, राष्ट्रीय सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया था, देश की प्रभुसत्ता, अखंडता, सॉवरेनिटी को खतरा पैदा होना शुरू हो गया था। तो वहां पे आपको डिस्टर्ब एरिया एक्ट एज अ फर्स्ट स्टेप लगाना पड़ेगा और आपको जो है बिल्कुल चेतावनी देनी होगी कि ये सीमा रेखाएं हैं, इनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। फेडरलिज्म कैन ओनली गो सो फार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you, General Bakshi, sir. You have added a new dimension. Whenever there are problems of this nature, the area is declared as disturbed area and the government forces, the security forces are deployed there, and there should not be any delay in that. It can be done. One alternative. Now, we Sushil Pandit ji, again, a very popular face, a representative face of the Kashmiri Pandits, the founder of the Roots in Kashmir. He has also joined us. We would request him, before inviting him, I wish to bring out 2 points. There are few important people who have worked here, Rajiv Khosla from Delhi, Rahul Vij, Ashok Jain from Calcutta, and very many others. Please accept my okay by these words only. Second thing, the representation which we have given to the titular head, to the Prime Minister, to the CJI, has been supported by 70 icons of the country, coming from different cross sections of the society, including religion, including film world, including RWS, including home buyers, including engineers, including doctors,
including lawyers. I mean 70 people, each one of them can be taken as a national icon and they have supported. अक्सर हमने देखा है 150 आदमी साइन करके कुछ प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। आज हम जो ये भेज रहे हैं वो जनरल बख्शी, जनरल गुरमीत सिंह, पुष्पेंद्र कुलचरे, कर्नल आनंद सिंह और सुशील पंडित जी, इनकी वजह से। क्योंकि हमारा एक रोल ये भी है, हम पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, किसी पार्टी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हम वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी तो है। अगर लोकतंत्र के ऊपर कहीं तकलीफ होगी तो उस दर्द का एहसास दिमाग में होगा। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं सुशील पंडित जी से। सर वेलकम सर, बहुत इज्जत के साथ आपका स्वागत है। जय हिंद कर्नल त्यागी, जय हिंद। आप सबको बहुत बहुत आभार आपका, आपने ये अवसर दिया इन प्रबुद्ध जनों के बीच आज मैं भी अपनी दो बातें रख सकूं। पुष्पेंद्र जी, कर्नल आरएसएन सिंह जी, जनरल जीडी बख्शी जी, आप सबको सादर प्रणाम, और बाकी सबको, सबका नाम इस समय लेने के लायक समय नहीं है। मैं आपसे क्षमा याचना करते हुए अपनी दो बातें रखूंगा। दो प्रमुख बिंदु जो शब्दों के रूप में अभी दिमाग में उभर के आए हैं, एक है घुसपैठ। वो घुसपैठ आज इस वजह से और विकराल हो रही है क्योंकि सीमा पर हमारे सैनिकों ने जो बंदोबस्त किया है, वहां से आज भारत पर युद्ध नहीं थोपा जा सकता। तो ये घुसपैठ हमारी व्यवस्था के भीतर है, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारा मीडिया हो, हमारा एकेडेमिया हो, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ना हो, सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म्स क्यों ना हो, वो जो भीतर से कमजोर करने की एक कोशिश है, घुसपैठ उसी का नाम है। इस समय हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम है, उसके अंदर एक तत्व की घुसपैठ हो गई है। वो तत्व हमें भीतर से कमजोर करता है और हमें निर्णय लेने से रोकता है। जो आज फेडरलिज्म का हवाला दे करके केंद्र सरकार की अकर्मण्यता पर या संकोच पर कोई पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं या उसे रैशनलाइज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस सदी के पहले दशक में आपने देखा होगा कि गुजरात सरकार को हमारी केंद्र सरकार ने क्या नाच नचाया था। 8-8, 9-9 घंटे गुजरात के मुख्यमंत्री को पूछताछ के नाम पर बिठाए रखा जाता था। एक एसआईटी बना दी गई थी, गाहे बगाहे लोग भेज दिए जाते थे सवाल पूछने, जांच करने। केंद्र सरकार के पास बहुत ताकत होती है, और यदि हमारी न्याय व्यवस्था, हमारे एग्जिस्टिंग जो कानून है, नियम है संविधान के अंदर, आप सरकार बर्खास्त बाद में करते हैं 356 में, 355 में आप एडवाइजरी भेजते हैं। अब तक कोई एडवाइजरी तक गई है क्या? और बहुत से आपके पास इस बात के गुंजाइश है कि आप क्या क्या करें, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जब जब इस सरकार को घुड़का है बंगाल की सरकार ने, तब तब ये सरकार 2 कदम पीछे हटकर चुपचाप अपमान का घूंट पीती नजर आई है। कर्नल त्यागी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब सीबीआई की टीम को लोकल पुलिस भेज करके अरेस्ट कर लिया गया, तब केंद्र सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। जब वहां के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने पर चीफ मिनिस्टर ने घर के सामने धरना दिया, क्या तब वो फेडरलिज्म के ऊपर कुठाराघात नहीं था? क्या तब वो प्रोप्राइटी थी, उसका वायलेशन नहीं था? लेकिन केंद्र की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई? एक मानसिकता ने जकड़ रखा है, इसको मैं शाहीन बाग मानसिकता कहता हूं। जब आपको मुंह पर चुनौती दी जाती है, बिल्कुल असंवैधानिक, अनैतिक,
और गैर कानूनी तरीके का व्यवहार होता है, तब हमारी मेधा को, हमारी इच्छा शक्ति को कौन सा लकवा मार जाता है। जैसे एक स्टॉकहोम सिंड्रोम देखा गया था, वैसे ही अब एक शाहीन बाग सिंड्रोम है हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, हमारी केंद्र की व्यवस्था में। ये शाहीन बाग सिंड्रोम आपको चुपचाप अपमान के घूंट पीते देखना, अपनी व्यवस्था की धज्जियां उड़ते देखना और उस पर मजबूर दिखना, यह उसकी परिभाषा है। ये शाहीन बाग सिंड्रोम ले डूबेगा। इसने सीएए के नियम को अब तक नोटिफाई होने नहीं दिया है, जिसको हमारी संसद ने पास किया था। इसने और बहुत से कामों पर 2 कदम पीछे हटने को मजबूर किया है हमारी सरकार। इसी ने 370 पर उठाए गए कदमों को पीछे घसीटकर 31 मार्च 2020 में जो नोटिफिकेशन डोमिसाइल की छुपते छुपाते लागू की गई थी, वो नजारा दिखाया है। इसी सिंड्रोम ने केंद्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा बंगाल की अपनी अथॉरिटी, अपने अधिकार, अपने संवैधानिक जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनसे विमुख होते दिखाया है हमें। आप कैसे गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने से रोक सकते हैं? आप कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रैली करने से रोक सकते हैं? एक और दे दे। लेकिन चुनावों से ठीक पहले अपने ही प्रतिद्वंदी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पेड़ों से लटकाना, उनकी हत्याएं करना, उनको घुड़कना, आतंकित करना और चुनाव जीतने के बाद उनको घरों से दौड़ाना, मोहल्लों से, गांव से खाली कराना, महिलाओं को घसीटकर उनके बलात्कार करना, यह दृश्य देखने पर हमें मजबूर क्यों होना पड़ा है? व्यवस्था में क्या इसके उपाय नहीं हैं? क्या इसका स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता हमारी न्याय व्यवस्था को नहीं है? लेकिन इसके लिए जो तत्पर होना चाहिए। कर्नल त्यागी जी, मैं बहुत विनम्रता और क्षमा याचना करते हुए कहता हूं कि ये हम सब लोग जो आज इकट्ठा होकर के इस विषय पर एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, हिंदी का एक मुहावरा है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। हम लोग इसमें गवाह हैं। हम गवाहों से देखा नहीं जा रहा है, लेकिन जो मुद्दई है, जिसकी गर्दन पर छुरी है, जिसके कार्यकर्ता लटकाए जा रहे हैं, वहां से ट्वीट तक नहीं आती है, वहां से कार्रवाई नहीं होती है, वहां से भर्त्सना नहीं होती है, निंदा नहीं होती है, प्रतिक्रिया ही नहीं होती है, जैसे कुछ घट ही नहीं रहा है। यह कैसे होने दिया जाए? मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त कैसे होने दिया जाए? हम तो किसी पार्टी में नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम तो वहां चुनाव लड़ने नहीं गए थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जो चुनाव लड़ने गए थे, जिन्होंने अपने काडर को आगे रखा, जिन्होंने कहा संगठित हो, जिन्होंने कहा जागरूक हो, जिन्होंने कहा जूझो, आगे बढ़ो, मरो, ये चुनाव जीतना है क्योंकि ये जीवन मरण का प्रश्न है इस देश का, वो चुनावों के नतीजे आने के बाद कहां गायब हो गए? क्या ये प्रश्न पूछने नहीं बनते हैं? कश्मीर में वो क्यों समझौतों पर उतर आए हैं उन लोगों के साथ जिन पर गंभीर आरोप लगाए थे? ये एक मानसिकता का द्योतक है। जहां हमें कमर कस के उठ खड़ा होना था, वहां हमारी मानसिकता को, हमारी इच्छा शक्ति को कौन सा लकवा मार जाता है? यह प्रश्न पूछने का भी समय है। हम लोग हर उस प्रताड़ित के साथ खड़े होंगे और रहेंगे जो देश के लिए, देश की अखंडता के लिए बंगाल में जूझ रहा है। हमारा कर्तव्य है एक भारतीय होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते। और उसके लिए जो आपने पहल की है कर्नल त्यागी, मैं उसको नमन करता हूं।
और आप सब जो इकट्ठे होकर के आज यहाँ आए हैं, इसमें स्वर देने के लिए, इसको शब्द देने के लिए, और वहां के प्रताड़ित हिंदू को अपना समर्थन, अपना आश्वासन देने के लिए मैं इस पूरी भावना को नमन करता हूं, इसके साथ खड़ा हूं। लेकिन जिन्हें आगे बढ़कर ढाल बनना था, जिनका वो कार्यकर्ता है, जिनका झंडा उसने अपने घर पर लगाया था, जिस कारण वो घर जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, वो कहां है? ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। वो इतने निर्बल, इतने असहाय क्यों दिखते हैं पूरे सत्ता संपन्न होने के बाद? ये प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी भी किसी को निभानी पड़ेगी, और ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्योंकि आज बंगाल में ऐसा हुआ है, केरल में ऐसा हुआ है, कल कश्मीर में ऐसा हुआ था, आगे और कहां कहां होगा? हाउ लॉन्ग शैल वी प्ले पैथेटिक? How long will we try and milk sympathy out of these colossal tragedies? For how long will we try and pass ourselves off as victims and then try and milk whatever there is to milk from such victimhood? That is not acceptable. Not acceptable from decisive leaders, from leaders who have all the power and mandate. I salute Colonel R.S.N. Singh. In his first response few weeks back on Bengal violence, he says, today, I feel let down. And if such letting down calls for condemnation in no uncertain terms, I condemn the inaction of those who should have acted. I think that is the spirit with which we need to follow through. If we are independent and if we are objective, अगर हम वस्तुनिष्ठ हैं, निष्पक्ष हैं, और जो कि हम हैं, हमारा केवल एक पक्ष है और वो पक्ष है भारत। हमारा केवल एक पक्ष है और वो पक्ष है यहाँ का समाज, यहाँ का देश, यहाँ का हित। उस पक्ष के लिए हम खड़े होकर किसी भी पक्ष से कैसा भी सवाल पूछने की हिम्मत जुटाएं और पूछें। इस आग्रह के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा, फिर से अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और यदि मेरे मुंह से कुछ कटु निकल गया हो उसके लिए क्षमा याचना करना चाहूंगा। सुशील पंडित सर, आपके मुंह से गलत नहीं, सत्य निकला है, और आपने कहा कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, तो ये तय हो गया कि गवाह तो चुस्त थे। अब सवाल उठता है जो मुद्दई है उसे चुस्त बनाना है। तो मत भूलिए कि हमारे साथ में जगत गुरु शंकराचार्य जी, हमारे साथ में स्वामी अमित देव जी, हमारे साथ सभी तरह के धर्म गुरु हैं, उनका आशीर्वाद है। और अब हम मुद्दई को सुस्त नहीं रहने देंगे, ये भी तय समझ लीजिए। समय आ गया, बदलाव आ गया, थिंग्स आर चेंजिंग। बस now it is, you can say that this is the threshold, this is the beginning of a new era. The people, आप समझ रहे हैं सर, आप कर्नल R.S.N. सिंह, शंकराचार्य जी, जनरल गुरमीत, जनरल बख्शी, आप, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये क्या, ये 5-6 लोग नहीं है सर, ये 5-6 लोग नहीं है। इनमें से एक एक आदमी को आप 1-1, 2-2 प्रदेश के बराबर समझ सकते हैं। तो आज ये आवाज जो जा रही है, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। इससे पहले कि हम मीडिया के लोगों को आमंत्रित करें अपने सवाल पूछने के लिए, हमारे सीनियर मोस्ट और हमारे पैट्रन इन चीफ और हमारी हिंदुस्तान की फौज के उप सेनापति और वो व्यक्ति जो एक प्रेरणा का स्रोत है, जब भी कोई बात हो तो बोलते हैं तगड़ा रहो, जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को विद ग्रेट डेफरेंस, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, विद ग्रेट रिगार्ड, विद ग्रेट लव एंड विद ग्रेट अफेक्शन इनवाइट करता हूं। जनरल गुरमीत सर। कर्नल त्यागी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी को मेरा जय हिंद। जो हम आज एकत्रित हुए हैं, ये टॉपिक बहुत जरूरी है। ये टॉपिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये हमारे राष्ट्र प्रथम और हमारी प्रायोरिटीज के लिए जरूरी है। देखिए, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा था, जो इलेक्शंस के समय हुआ,
जो इलेक्शन के बाद में हुआ और जो चल रहा है, ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर से उठकर उसके ऊपर बहुत ही एक प्रायोरिटी का विषय है और हमारे को इसके ऊपर में बहुत जल्दी निर्णय लेना चाहिए और कार्य करना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, एक बात है कि पूरा जिंदगी जीवन के अंदर में कुछ एक बेसिक सीखी थी, वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेड है, उसकी कसम खाकर देश की सेवा की, देश की सेना में सेवा की। दूसरा था कि डेमोक्रेसी के अंदर में फेथ है, और तीसरा ये था कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है, बाकी चीज बाद में है। और सबसे जो बेसिक है हमारे समाज के लिए वो है लॉ एंड ऑर्डर, वो है रूल बेस्ड रहना। लेकिन इन सब की जो धज्जियां उड़ी हैं, जो आपने सामने में देखा है, जिस प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर में बाधा, रुकावट, डेमोक्रेसी सिद्धांत और उसके राइट्स का खनन, और जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स के बरखिलाफ उसका वायलेशन हुआ है, मैं आपको सच कहूं हृदय से, आत्मा से, मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर में 5-6 एक इंसान को वार कर रहे हैं कुल्हाड़ी के साथ में, और कुल्हाड़ी से उसको वार करते हुए उसको पता नहीं कितनी बर्बरता से उसको मारा गया। आप वीडियो भी नहीं देख सकते हैं, इस प्रकार का अत्याचार वहां चल रहा है। तो क्या पूरा राष्ट्र सोया हुआ है? क्या पूरे राष्ट्र के नागरिक सोए हुए हैं? क्या जो अपने आप को पैट्रियोटिक बोलते हैं वो सोए हुए हैं? क्या राष्ट्र की सरकार सोई हुई है? हमको जानना पड़ेगा। क्या हम इसको टॉलरेट करते रहेंगे या कुछ करेंगे? ये हमारे सामने में सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, ये जो अगर आप बारीकी में जाएं, इसका विश्लेषण करें और देखें कि किस प्रकार से जो हमारे सेंट्रल एजेंसी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्सेस हैं, उनके कार्य में किस प्रकार विघन डाला जा रहा है। जो चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, उनका कोई डायरेक्शन है, राष्ट्र के प्रति उनकी ड्यूटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यों के अंदर में इंटरफेरेंस किया जा रहा है। आपने देखा कि देखिए, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, उसके मुताबिक हम लोग सदा ही कहते रहे हैं कि गवर्नर महामहिम बोलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर उनकी डिसरिस्पेक्ट, गवर्नर हाउस के बाहर में प्रोटेस्ट, क्या इतनी हिम्मत आ गई है? क्या इस प्रकार से सेंटर के साथ में इंटरफेयर करेंगे? और मैं एक चीज आपको बहुत ही स्ट्रांगली बताना चाहता हूं कि ये जो एरिया है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम इंपॉर्टेंट है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चीन की थ्रेट है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है, और जिस प्रकार से इस जगह के अंदर में डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, हमको ये चेतावनी है कि किस संकट के बादल वहां बनाए जा रहे हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से ये लॉलेसनेस वहां चल रही है, जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल सपोर्ट ग्रुप को इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरों के अत्याचार करने के लिए, जिस प्रकार से एक पक्ष को दूसरे पक्ष से अपीजमेंट के तरीके से किया जा रहा है, एक को अपीजमेंट और दूसरे के ऊपर में अत्याचार। और जैसे पहले कह रहे थे, एक ही पक्ष है, वो है राष्ट्र। लेकिन यहां तो अपनी ही अलग खेलें खेली जा रही हैं डिविजिवनेस के अंदर में। ये भारत के वननेस के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमको इस चुनौती को सीधे सीधे लड़ने की जरूरत है। अभी जरूरत है हार्ड डिसीजन की, एक रिजॉल्व की, एक विल की। विकल्पों की कमी नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं सुशील साहब से कि ये मानसिकता है डिसीजन नहीं लेने की, ये घबराने की, ये डाउट की,
उस संकोच से हमको बाहर आना बहुत जरूरी है। देखिए, एक चीज देखी है, इस जितनी भी लॉलेसनेस में चल रही है और जो वहां पर एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर में आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा एक फंडामेंटलिज्म, एक वो एक्सट्रीमिज्म का जो अंश है, एक वो जो जिहादी वाली बात है, और ये किसी से छुपा नहीं है। ये एक बहुत डेलिब्रेट एक्शन है और बहुत ही एक प्लान तरीके से किया जा रहा है। इसके पीछे सोची समझी नैरेटिव है, एक प्लान है और उस प्लान के मुताबिक चल रहा है। तो ये, लेकिन उस प्लान के बाद उसके अलावा जो सत्ता और सरकार का तंत्र इस्तेमाल करके जो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस को जो एक बढ़ावा दिया जा रहा है, जो फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म के साथ में मिलकर जो एंटी राष्ट्र कार्रवाई चल रही है, ये बहुत बड़ा खतरा है। और मैं तो जैसे पहले कहा, मैं तो फौजी हूं, सैनिक हूं, आप सब एक पैट्रियोटिक हैं नागरिक। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, इसमें कोई लेकिन परंतु हाउएवर बट उसके लिए स्कोप नहीं है और ना ही इसके अंदर में सेकंड चांस मिलता है। इसमें कोई रनर अप नहीं होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो एंटी राष्ट्र, एंटी गवर्नमेंट और इस प्रकार की जो फोर्सेस है, इनको हमको मिलकर और एक हार्ड डिसीजन के तहत इनको डिफीट करना पड़ेगा। देखिए, ये जो इलेक्शन के बाद में वहां हुआ, जो 5 दिन में 16 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो भी एक डेफिनेटली एक ऑर्डर के तहत किसी ने तो उसका हुक्म दिया होगा, किसी ने तो बताया होगा कि इस पक्ष को, इसको टारगेट करो। ये टारगेट किलिंग थी, ये क्राइम से भी बढ़कर है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल से खबरें आई, खबरें क्या सत्य है, ये हुआ है, सहना पड़ा है उनको। जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं का रेप, गैंग रेप, मोलेस्टेशन, टारगेटेड किलिंग किया, ये बर्दाश्त नहीं है। जो जितनी भी जो नेशनलिस्टिक पैट्रियोटिक फोर्सेस हैं, क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ भी परिणाम हो, लेकिन एक हार्ड डिसीजन, रिजॉल्व और विल की जरूरत है। ये इस प्रकार की ताकतें अगर ठीक टाइम के ऊपर में नहीं कुचली गई, तो बाद में हमने देखा है कि कश्मीर में कितना संघर्ष करना पड़ता है बाद में। इसलिए जरूरी है कि ये जो संकोच है ना, ये जो ना करने वाली स्टेटस को वाली मानसिकता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और देखिए, ये जो इस इलाके की सिक्योरिटी है, एक बार फिर बोलता हूं, क्योंकि मैं असम रेजिमेंट का हूं, यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर में और सिक्किम के अंदर में और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में नौकरी की है, और ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। और जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, और देखिए, ये जो पत्र राष्ट्रपति जी को, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है, ये कोई एक दो इंसान की बात नहीं है। ये 91,000 जो राष्ट्रीय सैनिक संस्था के मेंबर्स हैं, 23 स्टेट के अंदर में फैले हुए हैं, जिसके अंदर में पिछले 20-21 साल का संघर्ष है, जिसमें आप सबकी आत्मा की, आपकी दिल की और राष्ट्र की आत्मा की आवाज है। ये जरूरी है कि एज ए नेशन, एज ए राष्ट्र, एज ए नागरिक, और हम सब अपने राष्ट्र के लिए एक डिसीजन ले और इस चुनौती को इसी वक्त खत्म करना बहुत अनिवार्य है। विकल्प बहुत है, लेकिन संकल्प करना बहुत जरूरी है इस समय पर। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मौका कर्नल त्यागी साहब ने दिया है, और बहुत ही अच्छा लगा जो मेरे से पहले सुना, जो
जनरल बख्शी साहब जो मेरे गुरु रहे नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स में, इंस्ट्रक्टर थे मेरे, और कर्नल RSN सिंह और पुष्पेंद्र जी और सुशील जी और गुरु जी को जो सुना है, तो ऐसा लगता है कि हम सबकी आत्मा और हम सबकी सोच इकट्ठी है, उसमें समरसता है, जरूरत है उसके ऊपर में कार्य। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब अगर हमें सोहरावर्दी के रोल में ममता जी को नहीं रहने देना है तो क्या करना है, आप सबने बता दिया। अब प्रेस वालों से, मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सवाल पूछे। एक दफा दोबारा बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मेजर जनरल GD बख्शी, श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कर्नल RSN सिंह, सुशील पंडित जी और शंकराचार्य जी और अमित देव, ये तो हमारे गुरु हैं, इनका आशीर्वाद के बगैर तो हम बढ़ते ही नहीं है, वो हमारे साथ में है। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पूछे। रिक्वेस्ट, एक पॉइंटेड सवाल हो और आंसर भी पॉइंटेड हो, हम उसे नोट भी करते रहेंगे। आज की पूरी कार्यवाही रिकॉर्ड की जा रही है जो भेजी जाएगी। हम इतने टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है जितने पुष्पेंद्र जी हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चीजों को जितना ज्यादा फैला सके। सर, करबद्ध प्रार्थना है अभी मीडिया से टू आस्क एनी क्वेश्चन। एनीवन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू मे आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू फील लाइक। मेरा ख्याल है the resolve was so solid, was so polarized, was so unidirectional that people are not gathering enough courage to put a question to a person of your stature. फिर भी एक दफा और कोई अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछिए सर, अदरवाइज हम बाकी चीजों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बना के, प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिलीज करके शाम को या कल सुबह को सर्कुलेट भी करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद, पूछे सर मैं ये बोल रहा था कि बंगाल में हम लोग जैसे अभी ये जो सेंटर सर, पहले अपना नाम बताइए सर, कहाँ से? सर मोहित अवधेश पांडे, मुंबई से हूँ सर। मैं पुष्पेंद्र जी, आपको, RSN सर को और सबको सुनता हूँ और संसो को। सर मैं ये बोल रहा था कि बंगाल में एक्शन लेने से इतना क्यों हम डर रहे हैं, मतलब कि इन लोग ये प्रोपेगेंडा करेंगे। वो अभी हम कुछ नहीं कर रहे तो भी तो इंटरनेशनल मीडिया हिंदू को आतंकवादी बता रही है, सब कुछ कर ही रहे, मोदी को तो हिटलर बता ही रहे, तो फिर करने से क्यों डरते कुछ, ये मेरे समझ में नहीं आता है। ऑलरेडी हम हिटलर है ही, हम उनके लिए टेररिस्ट है ही। सर, could you understand the question? जनरल बख्शी सर, could you understand this question? सर दोबारा बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं, अब इनका तो सवाल सरकार से है ना, पुष्पेंद्र जी मेरे ख्याल। हाँ, मुझे लगता है क्वेश्चन जरा दोबारा पूछिए, हमारी समझ में नहीं आया। मैं त्यागी जी आई गॉट इट व्हाट ही इज सेइंग, आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। ओके सर, ओके। कुल मिलाकर के उनका कहना यह है कि हमारी सरकार जो है वो कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रही, जबकि हमको तो यहाँ की सरकार को हिटलर बताया जा चुका है, प्रो हिंदू बताया। जब एलिगेशन लग ही गया है, जब दामन पे दाग इतने लगाई दिए गए, हम जेन्युइन एक्शन लेने से सरकार क्यों हिचक रही है? ये है कि ये बात हम तो इसी के लिए शायद ये आज कर्नल त्यागी साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की है कि सरकार को हम बल दें, सरकार को इस देश के हजारों सैनिकों की जो संस्था है वो ताकत दे कि सरकार पूरे संविधान के तहत, नियमों के तहत उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिससे वो एक्शन ले सकती है और सरकार को लेना चाहिए। तो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मकसद ये है, जो सवाल सरकार से आप पूछ रहे हैं उसके माध्यम से हम ये कह रहे हैं, सरकार का बल और सरकार के मॉरल को बढ़ाने के लिए ही हम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। लिहाजा सरकार क्यों नहीं ले रही, ये सरकार के संस्थान बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, लेकिन हम तो सरकार क्यों नहीं ले रही, हम उसके लिए उसको ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? जी सर जय हिंद। फ्रॉम आसाम सर। तो
राष्ट्रीय और सैनिक संस्था जो यहाँ पर ज्वाइन करने का मतलब क्या क्या प्रोसेस है, आप बता सकते हैं? ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आप त्यागी जी को पूछ लीजिएगा, उनके पास सारी चीजें हैं, वो बता देंगे। ओके सर, थैंक यू जय हिंद। फिर भी इतना बता दें, राष्ट्रीय सैनिक संस्था एक 21 साल पुरानी पंजीकृत अराजनीतिक देशभक्ति को समर्पित पूर्व सैनिकों और देशभक्त नागरिकों को मिलाई हुआ संगठन है और इस संगठन की छोटी छोटी इकाइयां भारत के 23 प्रदेशों में कार्यरत हैं और इस संस्था को सभी तरह के एग्जेम्पशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ओके मिला हुआ है। साफ सुथरी निष्कलंक धवल चरित्र ऑर्गेनाइजेशन ये है, जिसके हेड आपको सुन लिया आपने, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। सर और कोई सवाल? सर जय हिंद सर, मैं संतोष बोल रहा हूँ हैदराबाद से। सर जी सर, मेरा एक ये सवाल है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता, जबकि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट भी जब कुछ कहता है सरकार पर तो बोल देते हैं, बेंच वाले बोल देते हैं कि सीजीआई ऑफ वेस्ट बंगाल भी किसी पार्टी से मिले हुए हैं और सेंट्रल सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। इसके पीछे क्या कारण होगा सर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं एक्शन ले पा रही है और मनमानी चल रही है वेस्ट बंगाल में? Who would like to take this question except पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, बिकॉज वो तो खजाना है। कर्नल आरएसएन सिंह साहब या सुशील पंडित जी, आप लेंगे ये क्वेश्चन को? सर हाँ, मैं इनका सवाल समझ रहा हूँ। देखिए वह क्या है, दुर्भाग्यवश कि जिस राजनीतिक दिशा में बंगाल 60-70 के दशक में गया, तो वहां पे ये इस तरह का जो राजनीतिक संवाद है वो बहुत जहरीला संवाद हो गया वहां। और देखिए ये महज ये हिंदुओं का मामला नहीं। आप ये समझिए कि जो चीजें आप कश्मीर में देख रहे थे, जो आप वहां पर जिस तरह की जिहाद से प्रेरित हिंसा देख रहे थे, वो आपने वहां पर भी देखा। बंगाल में भी वही हो रहा है। और कृपया मैं सारे सुनने वालों से और हमारे को पैनलिस्ट से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जब आप बंगाल का विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण में आपके मानसिक पटल पे बांग्लादेश भी होना चाहिए। ये दोनों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। और मैं एक और मैं पहलू आपको बता देता हूं, ये महज केवल जिहाद और इसका ग्लोबल जिहाद का बात नहीं है, लेकिन अगर आप ग्लोबल जिहादी को चुनावी प्रक्रिया में आप इस्तेमाल करने लगे तो आप समझ जाइए कि वहां पर का हालात क्या होंगे। वही ममता बनर्जी ने किया। नॉर्थ वेस्ट जो बांग्लादेश में है, वहां पर वो कम्युनिस्ट का इलाका का पूर्वोत्तर सब कम्युनिस्ट पार्टी बांग्लादेश, जिसको कि जमाइती मुजाहिदीन बांग्लादेश ने हटाया। अब उसको कम्युनिस्ट को हटाने के लिए फिर जमाइती मुजाहिदीन जेएमजेपी को फिर ये ममता ने अंदर बुलाया। तो अपने आप में वहां जो पूरा जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, पॉलिटिकल केमिस्ट्री, वो बिल्कुल इंटरनेशनलाइज पॉलिटिकल केमिस्ट्री है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें चाइना एंगल को भी नजरअंदाज मत करिए। जो चुम्बी वैली में जो भी हुआ, ये दोकलाम क्राइसिस, उसको मैं कहता हूं चुम्बी जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के उसमें इंडो बांग्ला चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको मैं चुम्बी चिटागोंग कॉरिडोर भी बोलता हूं। और यहाँ पे कुछ आपके राजनीतिक पार्टियां हैं वहां पे जो इसको फैसिलिटेट करने में लगी हुई हैं, क्योंकि जो ये शर्जिल इमाम जो बोल रहा था वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला एरिया, चाइना ने बस उसी को पेनिट्रेट करना है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपने देखा होगा कि उस समय दार्जिलिंग में एक बहुत बड़ा अपहीवल कराया गया था। और मुझे ये भी मालूम है कि भूटान के कुछ मंत्रियों को इसके लिए ब्राइब करने की कोशिश की गई थी। सिक्किम के भी मंत्रियों ने
के मंत्रियों को ब्राइब करने की कोशिश की थी और बंगाल के भी, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि सिक्किम वाले ने वो बिल्कुल वो झुकने को तैयार नहीं थे। तो ये देखिए, ये चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, थोड़ा सा आप लोग को जैसे समझा दूं कि अगर जिंगजियांग प्रोविंस को फीड करने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसी तरह से ये तिब्बत वाले इलाके को फीड करने के लिए उनको चाइना चुम्बी चिटागोंग कॉरिडोर चाहिए, यूनान प्रोविंस करने के लिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहिए। तो आप इसको इस कृपया परिप्रेक्ष्य में देखें, और इसीलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये केवल महज और ममता और नो ममता और उससे मत देखें। इसके जो स्वरूप है वो बहुत कहीं ज्यादा इसका विस्तार स्वरूप है और बहुत ही गहरा खतरा है हमको वहां से। आप पाकिस्तान करते और मैं भारत, मैं भी उसी भारतीय सेना का हूं। हमारी मानसिकता इतनी पाकिस्तान ऑब्सेस्ड हो गई कि आप एक आम आप आदमी से पूछो, सुरक्षा विशेषज्ञ से, कि आप कुछ बताइए कि सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ है, तो वो शायद नहीं बता पाएगा कि वो बांग्लादेश के साथ 4105 स्टेट्स पर इंपैक्ट करता है वो। तो ये सुरक्षा केवल टैंकों और आर्टिलरी और फाइटर एयरक्राफ्ट से नहीं होता साहब। यही देखिए आज क्या हो रहा है, हम आज टैंकों और आर्टिलरी गन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम बैठे हुए हैं क्योंकि वहां पे लोग असुरक्षित हैं, हमको डर है, वहां लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां लोग उसी तरह से पलायन करना शुरू कर दिए जैसे कश्मीर घाटी में कर रहे थे। तो ये मामले हैं। तो ये केवल ये महज ये कानूनी और ये किसी जज ने बोल दिया, ये सब आप इस पे चिंता बिल्कुल ना करें। जो स्थिति है वो कहीं ज्यादा गंभीर है। भारत को और भारत के संविधान को चुनौती दी जा रही है। आप सबने इसका उदाहरण दिया कि किस तरह से गवर्नर को टारगेट किया जा रहा है और कैसे सीबीआई को टारगेट किया जा रहा है। ये उपयुक्त वक्त है वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने का। Well said, sir. Very well said, sir. Any other question? I hope you will be greatly satisfied with the detailed answer. Any other question, sir? I have a question from anyone. I have a question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am talking from Toronto. मेरा ये प्रश्न था कि हम तो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं बंगाल पुशु के साथ एज ए बंगाली। तो अब मेरा ये एक निवेदन है या प्रश्न भी है, क्योंकि आप सारे आर्मी बैकग्राउंड से है, इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से है। जो बंगाल में हो रहा है उसमें हमारे रिश्तेदार भी है, भाई बंधु सब है। What is the need of the hour is self defense का उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए कोई भी आता है उनको मार देते हैं, घर से लेके जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। And because your organization has so many ex-army and intelligence officers, कुछ सेल्फ डिफेंस का कुछ ट्रेनिंग वगैरह क्या आप लोग करवा सकते हैं बंगाल की छोटे छोटे जो लड़के लड़कियां हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम इसका आंसर मैं देता हूँ आपको, इसका आंसर मैं देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम करवा सकते हैं, ये केवल कहने के लिए कह रहे हैं। हमने ये करवाई भी है। हमने छोटे छोटे एक महीने के कोर्स चलाए हैं और उस कोर्स में हम बच्चों को पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, एम्बुश कैसे करते हैं, पीटी ड्रिल वगैरह तो नॉर्मल है, हम उसके अंदर उन्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम उन्हें सेक्शन 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम उन्हें लाठी चलाना, तलवार चलाना, भाला चलाना, इस किस्म की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि गांव में अगर एक लड़का ट्रेंड हो जाए तो वो अपनी भी सुरक्षा कर ले और अपने गांव की भी सुरक्षा कर ले। ये काम अब तक हमने मुजफ्फरनगर, जबलपुर और गाजियाबाद में किया है। अगर हमको बंगाल में रीजनेबल ग्राउंड रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो हमारी टीम कम से कम एक कोर्स चला के आगे के लिए वहां के लोगों को ट्रेन करके आ जाएगी विद द परमिशन ऑफ जनरल गुरमीत सिंह एंड जनरल बख्शी। So this is just for your information. You can get in touch with me. Any other question? सर मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं जी सर प्रणाम। सर मैं ओडिशा से हूँ। जी
जी सर प्रणाम, सभी को मेरे प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्जुन सिंह साहब की जो पुस्तक है एंटी नेशनल पुस्तक, उसका ऑडिशन कब आएगा, हिंदी ऑडिशन? सर बताइए आर.एस. सिंह सर। वो जल्द आने वाली है। शायद आपको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, वो फाइनल फेजेस में है और मेरे को ऐसी उम्मीद है कि 1 हफ्ते के बाद वो छपनी शुरू हो जाएगी। जी सर। तो अगले 15 दिन में वो अवेलेबल होगा। जी जब वो रेडी हो जाएगी तो उसका ट्रेंड रिलीज किया जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? जी जी बोलिए। मैं संजीव जी जी बोलिए, कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ सर जी। मैं ये अपने जितने भी अपने आदरणीय जो लोग हैं उनसे एक पूछना चाहता हूँ, जो डेमोग्राफिकल जो चेंजेस केरल में हो रहे हैं या वेस्ट बंगाल में, इसको कैसे हम इसके खिलाफ लड़ पाएंगे? इसकी कोई कोई चॉकआउट, कोई प्लान हम अगर एक नेशनल लेवल पे कुछ बने तो शायद कई प्रॉब्लम्स जो हैं जो ये अभी खड़ी हो रही हैं, जो अधिकतर आप देखेंगे तो वो डेमोग्राफिकल जो चेंजेस जो आ रहे हैं उसी की वजह से ये उठ खड़ी होती हैं। ऐसा यूपी में भी है, ऐसा पहले कश्मीर में हुआ ही है। तो इसके ऊपर कुछ एक नेशनल कोई ऐसा प्लान कुछ बने तो शायद कई चीजें जो आने वाले समय में थ्रेट बन सकती हैं वो उससे भी हम कोप अप हो पाए। आपने जो सवाल पूछा बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है और जो यहाँ पे पैनलिस्ट हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट है, मगर वो पैनलिस्ट इसका जवाब दें उससे पहले मैं पैनलिस्ट के सामने एक छोटा सा प्रपोजल रखना चाहता हूँ, इफ दे एग्री। मेरा कहना यह है कि फौज के अंदर करीब 70,000 सिपाही हर साल भरी जवानी में, भरी जवानी का मतलब करीब 35 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। अब कल्पना कीजिए कि उन सिपाहियों को अगर सरहदी इलाके में बसा दिया जाए, जमीन दे दी जाए खेती बाड़ी करने की, चाहे वो पंजाब हो या जम्मू एंड कश्मीर हो, तो मजाल है कि कोई ड्रग स्मगलर या कोई आतंकी घुसपैठ कर पाए और उनकी वजह से डेमोग्राफी भी चेंज हो जाएगी और उनकी वजह से वो कश्मीरी पंडित जो लौट के वापस नहीं जा रहे, सुरक्षा के कारण उन्हें सुरक्षा महसूस होगी, वो भी चले जाएंगे। तो डेमोग्राफी चेंज करने का एक रास्ता ये है, पर ये रास्ता प्रैक्टिकल है नहीं प्रैक्टिकल है, करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट सभी पैनलिस्ट से करूंगा वो इस बारे में अपना छोटा छोटा राय दें, मगर सभी दें एक एक लाइन में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सुशील पंडित जी से पहले, उसके बाद फिर जनरल बख्शी, फिर पुष्पेंद्र सर और सब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये प्रश्न पूछा, आपको साधुवाद। हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र में ये दुर्भाग्य है हमारा कि आज तक जितने पर्चे पढ़े गए हैं, जितने सेमिनार हुए हैं, जितनी नीतियां बनी हैं, रणनीतियां बनी हैं, उसमें ये शब्द डेमोग्राफी एक बार सुनने को नहीं मिला है। हमारे राष्ट्रीय विमर्श में डेमोग्राफी गायब है। हम आधिकारिक रूप पर यह स्वीकार नहीं करते हैं कि इस देश की सुरक्षा का आधार एक स्टेबल डेमोग्राफी है, एक अनुकूल जनसांख्यिकी, उसका अनुपात हमारी सुरक्षा की नींव में है। ये हमारे सुरक्षा के विमर्श में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता है। ये आपको समझ आता है, मुझे समझ आता है, आम नागरिकों को समझ आता है, लेकिन हमारे राजनीतिक विमर्श में, हमारी नीति के विमर्श में ये पाखंड इतना घुस गया है कि इस सच्चाई को, इस दीवार पर लिखी इबारत को हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो जिस बात से हम आंखें चुराते हैं, जिस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके बारे में बोलने में, मुंह खोलने में हमको शर्म आती है, उस बीमारी का हम इलाज कैसे करेंगे, उसके बारे में नीति कैसे बनाएंगे, उसके बारे में निर्णय कैसे करेंगे, उसको जाकर के क्रियान्वित कैसे करेंगे। बल्कि हम उस पाखंड के चलते उस डेमोग्राफी को, जो हमारे पास एक लेवरेज है, उस हथियार को हम डाल देते हैं पहले ही मौके पर।
कश्मीर में हमने ये किया है। आज तक हमने कश्मीर में जनसांख्यिकी के अनुपात को एक रणनीति का विषय मानने से मना किया है, बल्कि उस बिगड़े हुए अनुपात में हम दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा फेंक कर, विकास लाकर, नौकरियां बांटकर, रियायतें देकर और तरह तरह की वार्ताएं बुलाकर हम वहां दिल जीतने की, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दिल जीते जिताए हैं, जो लोग सर्वस्व होम करने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें वहां बसाने की, उन्हें वहां ले जाने की कोई तत्परता नहीं है। जो वहां के हैं, मूल निवासी हैं, जो आपका एक बहुत बड़ा एसेट है, सरमाया है, पूंजी है, उन्हें वहां पर वापस बसाने की कोई आतुरता, कोई तत्परता नहीं है। तो डेमोग्राफी को लेकर के एक पाखंड चल रहा है इस देश में। डेमोग्राफी के नाम पर कोई नीति, कोई निर्णय, कोई दृष्टिकोण और उसको शब्द देने वाला, उसको आर्टिकुलेट करने वाला, उसको विमर्श में लाने वाला नहीं है। ये आपकी और मेरी चिंता है। लेकिन जो देश के समाज शास्त्री हैं, नीति शास्त्री हैं, उनको सेक्युलरिज्म का ऐसा पाखंड लगा है कि वो इस सच्चाई से आंखें मूंदे बैठे हैं। तो सबसे पहले इस विषय को सार्वजनिक करना और व्यापक विमर्श में लाना और फिर घसीट कर इन सोचने समझने नीति बनाने वालों को इस पर काम करने के लिए मजबूर करना, यह बड़ी आवश्यकता है। जी, मैं एक इसी से जुड़ा हुआ एक और कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूँ जो ये धर्मांतरण के केस हो रहे हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों को एक ही रेस्पेक्ट देता है, तो फिर धर्मांतरण क्यों अलाउ करना चाहिए? दूसरी चीज, कोई भी चीज मैं देखता हूँ कि कोई आदमी एक धर्म को या एक अगर हम किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं इतने सालों तक, फिर उसे सिर्फ एक लाइन से क्या वो उसका धर्म परिवर्तन अलाउ किया जाना चाहिए? मैं जो चीज आप 21 साल या 20 साल या 50 साल आप प्रैक्टिस कर रहे हो और एकाएक आप एक लाइन बोल दो और उसका धर्म बदल गया, ये तो मेरे को कुछ समझने वाली, पचने वाली बात नहीं है। बल्कि ये होना चाहिए कि एक एफिडेविट में उनको ये बताया जाए कि क्या तुमने इस धर्म के ये ग्रंथ को पढ़ा है, उसके अंदर जो कंटेंट दिए हैं वो उसको पढ़ा है, या उसके जो चीजें जो फॉलो की जाती हैं वो क्या आप भविष्य में इसको संभाल पाएंगे? मान लीजिए उनके जो तीज त्योहार हैं, ये हैं वो हैं, जब तक ये चीजें वो 1 महीने या 2 महीने प्रैक्टिस करके या 1 साल उसको ये अलाउ किया जाए, उसके बाद धर्म परिवर्तन अलाउ किया जाना चाहिए। ये एक पूरी साजिश को हम अगर इसमें कहीं अमेंडमेंट नहीं लाएंगे तो ये चीजें जो हैं विकराल रूप लेती जाएंगी। ओके, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो क्वेश्चन ही और लेंगे, उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, समय हो चुका है। मैं शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी से कहूंगा कि ये धर्म परिवर्तन स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटेनियसली नहीं होना चाहिए। क्या कर सकते हैं सर, सिर्फ उपाय पे और पॉइंट शंकराचार्य जगत गुरु जी। शरण है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है और ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और जो धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं उनको फांसी की सजा होना चाहिए। भारत के ही लोगों को उनका ब्रेन वॉश कर और इस देश के विरुद्ध जो खड़ा किया जा रहा है, इसमें बहुत से ऐसे संगठन हैं जिनको विदेशों से खूब धन आ रहा है यहाँ सेवा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, और परिणामतः वो धर्मांतरण कराकर देशद्रोह की श्रेणी में आ रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इसको कानून भी बनना चाहिए और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। और मेरे देश के धर्माचार्यों को कम से कम मठों से निकलकर 25 दिन जनता के बीच में जाना चाहिए, धर्म और संस्कृति से उनको परिचित कराना चाहिए। और ये लाखों संत अगर अपनी इस कार्य में सक्रिय हो जाएं, वो विदेशों से आकर और यहाँ धर्मांतरण का कार्य खेल रहे हैं और यहाँ हम रहकर ईमानदारी के साथ कार्य नहीं कर रहे। जैसे कश्मीर घाटी पर सेना को प्रशिक्षण दिया जाता है,
तो जो रिटायर्ड सैनिक हैं, ऐसे भारत बंगाल के अलावा भी भारत के विभिन्न प्रदेशों में, पड़ोसी राज्यों में सेंटर बनाए जाएं और वहां के लड़के और लड़कियों को बुलाया जाए, 1 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षा के केंद्रों में लड़का और लड़कियों के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति खड़ा किया जाए, जिससे उन पर अगर कोई अटैक होता है, हमला होता है, तो अपनी रक्षा कर सकें। सेना में बहुत से ऐसे नियम हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने शिक्षा दिया था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। तो अगर हम ऐसे प्रशिक्षण के कार्य कर दें तो 1000-2000 आदमी से अकेले आदमी निपट सकता है, रक्षा कर सकता है। उनके अंदर का भय हटाने की जरूरत है, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने शिवाजी को तैयार किया, महाराणा। लेकिन ये सब अपने अगर देखा जाए तो राज्य के लिए लड़े, लेकिन अगर धर्म के लिए हम लड़ेंगे, धर्म सुरक्षित होगा तो निश्चित है राष्ट्र सुरक्षित होगा। लेकिन भारत का जो डेमोक्रेसी है, धर्मनिरपेक्षता है, जो भारत को एक तरह से सबसे बड़ा बीमारी और सबसे बड़ा एक तरह का कैंसर है, इसलिए भारत को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। धर्म के आधार पर इसका बंटवारा हुआ था, लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया था, और उसके बावजूद भी हम धर्मनिरपेक्ष हो गए, जो हमारी अशांति, दुख और विभिन्न तरह की समस्याओं की जड़ है। ये जड़ों को माथा देने की जरूरत है। जैसे चाणक्य ने नंद वंश के विरुद्ध कार्य किया था, तो सैनिक, संत और सतियां अगर आज भी सक्रिय हो जाएं तो इन सबसे हम छुटकारा पा सकते हैं। ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कार्य करने की जरूरत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चरण स्पर्श, अंतिम प्रश्न। एनीबॉडी, एनी अदर लास्ट क्वेश्चन? एनीवन? अगर कोई नहीं है तो हम शंकराचार्य जी से। जय सर, जय सर। जय राजीव जोली, बोलिए सर। सबकी बात सुनी, सबने बड़ा अच्छा विस्तार से सब कुछ बताया। सभी ने, आप सबने तो पूरा सब कुछ देखा हुआ है। सिर्फ एक इस पे मंथन करके एक हिंदू मुस्लिम एक्ट बना दिया जाए, जैसे हमारी आर.के. तिवारी जी रायपुर से, उन्होंने बार बार एक ही बात कही थी, जैसे एससी एक्ट बना हुआ है, इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम एक्ट बना दिया जाए। कहीं भी दंगे होते हैं, उसके आरोपी की मान्यता रद्द कर दी जाए या उसे फांसी की सजा दे दी जाए। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको करके कहीं ना कहीं खौफ तो आएगा। अगर आज एससी एक्ट बना हुआ है तो हम लोग, कोई भी लोग है, एक गाली देते हुए थोड़ा घबराता है। तो इस पे थोड़ा सा मंथन करके, क्योंकि बहुत कुछ आगे निकल चुका है। पुष्पिंदर जी ने विस्तार से बताया, सुशील पंडित जी ने, मेजर साहब ने, जनरल साहब ने, सब ने। तो एक हिंदू मुस्लिम एक्ट की ओर ध्यान दिया जाए, इस पे कुछ मंथन किया जाए। जय हिंद। Anybody would like to answer? नहीं, ये तो एक सुझाव है, ये तो एक सुझाव है। लेकिन ये आखिरी में मैं एक ये डेमोग्राफी वाली बात पे देखिए, एक उदाहरण दिया गया कि किस तरह से वो लाइन ऑफ कंट्रोल या उसमें बसाया गया। वो दीज आर फिजिकल मेजर्स, बट हु विल एड्रेस द आइडियोलॉजिकल? आज जो भी आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया में, जो भी क्रांति है वो ऊपर से हो रही। प्रिंस सलमान जो कर रहा है, उसने तो बोल दिया है कि हदीस जो है, हदीस को वो कहते मैं नहीं मानता, वो तो 250 साल के बाद लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से आपकी समस्या सब कॉन्टिनेंटल वैरायटी ऑफ इस्लाम, और ये आप देखिए, कोई लोकल जिहादी तंजीम नहीं होती साहब, ऑल जिहादी तंजीम सर, ग्लोबल जिहादी तंजीम। तो आप अगर इससे आइडियोलॉजिकल लड़ाई से हारेंगे और ये सब ये बकवास करेंगे कि सारे धर्म और मजहब बराबर होते, किसने से आपको बोल दिया, किसने सर्टिफिकेट दे दिया साहब? हु हैज गिवन यू द राइट? धर्म तो एक ही हो सकता है ना, और वो जो सर शुरू से चला रहा सनातन धर्म, बाकी तो मजहब है। अब आप कहते हैं कि सारे मजहब बराबर है, सारे धर्म, तो क्या हम कहते हैं सब धर्म संभव, और ऐसे भी मजहब है जो बोलते हैं कि एक ही धर्म संभव। अब दोनों में आप कहां से मिलाप करेंगे? तो ये फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज, मुझे लगता है कि दुनिया में सब पाकिस्तान, चलिए वो देख लें,
किर्गिस्तान किसके नाम पे, किर्गिज के नाम पे, कजाकिस्तान किसके नाम पे है, तुर्कमेनिस्तान तुर्क के नाम पे है। आप किसी को दुनिया में ले लो, रशिया, वहां रशियंस रहते हैं। तो ये इंडिया को हिंदुस्तान बोलने में आपको क्या हिचक है? क्या हिचक है इसमें? कहीं मानसिकता आपकी गुलामी वाली मानसिकता है, गुलामी। और जब सनातन का उत्थान होगा तभी हिंदुस्तान का उत्थान होगा और विश्व का उत्थान होगा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। कम से कम एक बात के ऊपर आज सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बंगाल के अंदर जो लॉलेसनेस है और जो फेडरल स्ट्रक्चर का बाय डिजाइन ध्वस्तीकरण है, उसके खिलाफ तुरंत और कंप्लीट एक्शन लिया जाना चाहिए, जिसमें शामिल है वहां की सरकार का बर्खास्त करना, प्रेसिडेंट रूल का लगाना, वहां के एरियाज को डिस्टर्ब डिक्लेयर करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस को वहां पर तैनात करना, और जिन लोगों ने वहां पे आम आदमियों के साथ में दरिंदगी की है उनकी तुरंत और कंप्लीट जांच, निष्पक्ष कड़ी जांच करवाना। ये बातें आज करीब करीब निकल के आई, जिनके ऊपर हमने सरकार को पहले लिखा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिखेंगे। अब मैं शंकराचार्य जी से, जनरल गुरमीत सिंह से, कर्नल RSN सिंह से, श्रद्धेय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से, सुशील पंडित जी से, जनरल बख्शी चले गए हैं शायद, उनसे, अमित देव जी से और राहुल जौली जी से, राहुल विज वगैरह सबसे इजाजत लेते हैं आज की इसको खत्म करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल गुरमीत से 2 शब्द धन्यवाद के सबके लिए कह दें सर। मेरे आखिर में 2 शब्द यही है, जय हिंद। बहुत बढ़िया। सब कुछ इसी के अंदर में समर्पित है। जय हिंद। जय हिंद सर, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। वी क्लोज द वेबिनार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।